चलो आज हम लोग बात करते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मतलब ऐसा क्या है, इसमें कुछ ऐसा नाम से पता चल रहा है कि मार्केट को कुछ स्टेबल करने के लिए कुछ स्कीम लाया जा रहा है ना। तो ये सच में ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ स्कीम है। जब क्या होता है ना, मार्केट में बहुत पैसा आ जाता है तो क्या होता है ना कि पैसा आ जाएगा तो ऊपर से तरलता मतलब बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी तो कुछ ना कुछ और काफ़ी लंबे समय तक या फिर मतलब ज़्यादा समय तक अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो ये खराब हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी इस चीज़ में आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है ना, उसी वो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी वो किया जाता है ताकि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा, या बाजार को स्टेबल किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसी इसी स्कीम को क्या बोलते हैं, बाजार स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, देखो मौद्रिक प्रबंधन के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना को वर्ष 2004 में लाया गया था। ठीक है, कब? 2004 में प्यार हो गया था बाजार स्थिरीकरण योजना से सरकार को। ठीक है, में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि बड़ी मात्रा में पूंजी के बाजार में आने से, जैसे मान लो बहुत ये बाजार है, इसमें बहुत सारा पूंजी आ गया, बहुत सारा पूंजी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा है कि बड़ी मात्रा में पूंजी के बाजार में आने से ज्यादा समय तक रहने वाली अतिरिक्त नकदी को, ज्यादा समय तक, देखो पहले तो पूंजी बड़ी मात्रा में आ गई, अब क्या हो गया, ज्यादा समय तक नकदी जो है बाजार में रह रही है। बड़ी नकदी, छोटी नकदी, कम पैसा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में अतिरिक्त नकदी को, जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एक्स्ट्रा नकदी है को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों एवं राजकोषीय बिलों के जरिए कम करने। जो ज्यादा नकदी आई ना, इसको सरकार क्या करेगी, जो है वो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटी जो है, या फिर सरकारी बिल जो है, राजकोषीय बिल जो है, उसके द्वारा क्या वो जारी करेगी और वो जारी करके वापस उस एक्स्ट्रा नकदी को है ना खींच लेगी, सोख लेगी। ठीक है, उसके जरिए कम करती है, अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार जुटाए जाने वाले नकदी को रिजर्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की नकदी को रिजर्व बैंक के पास एक अलग खाते में रखा जाता है। ना भाई ये सेम नॉर्मल खाते में नहीं रखेगा, उसको अलग खाते में रख दिया। ठीक है, बोलो कि ठीक है भाई, अलग तरह से पैसा इसको जुगाड़ किया, क्या किया समझ में आया? बस वही दो, यहाँ जो एक्स्ट्रा नकदी है ना उसको तुम्हारा कोई ना कोई सिक्योरिटी, मान लो ये सिक्योरिटी जारी कर दिया, या फिर ये राजकोषीय बिल जारी कर दिए इन्होंने, ये राजकोषीय बिल ये देंगे तो ये बाजार की जो नकदी है वो सरकार के पास आ जाएगी, ये नकदी जो है सरकार के पास। तो एक्स्ट्रा नकदी जो थी वो सरकार ने खत्म कर दी। ठीक है, हटा दी वहां से, तो यही तो हो गया। ठीक है, नकदी को रिजर्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है। इस प्रकार बाजार स्थिरीकरण योजना में वैधानिक तरलता अनुपात एवं नकद आरक्षित अनुपात, मतलब SLR एवं CRR, ठीक है, इन दोनों की विशेषताएं, ये ध्यान रखना, पूछ लेगा निम्न में से किसमें SLR और CRR दोनों की विशेषताएं है, तो वो कौन हो जाएगा, बाजार स्थिरीकरण योजना। ठीक है, बाजार स्थिरीकरण में SLR और CRR दोनों की मतलब विशेषताएं हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में बाजार स्थिरीकरण योजना का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडारों में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनित अतिरिक्त तरलता को इकट्ठा करना है। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार आएगा, है ना, तो भाई जैसे ये पैसा आएगा तो ये लोग लेने के लिए भागेंगे, जो लोग होंगे तो वो इनको इसके बदले में पैसा देंगे, तो अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा मार्केट में ना। तो इसलिए तो इसी तरलता को इकट्ठा करना ताकि पूंजी अंतर प्रवाह के मौद्रिक प्रवाहों को निष्क्रिय किया जा सके। ठीक है, ताकि पूंजी अंतर प्रवाह के मौद्रिक प्रवाहों को निष्क्रिय किया जा सके, ये इसका बेसिक होता है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप कैसे होती है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। देखो मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से, मुद्रा पूर्ति मतलब टोटल कितनी मुद्रा है, मतलब ठीक है, बोले ना कि तुम मुद्रा पूर्ति मतलब बोलो ना, पूर्ति कर पाओगे मतलब कितनी टोटल है कुल मात्रा से, जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूप में अपने पास रखी जाती है। वो कोई भी रूप हो सकता है, मतलब कितनी पैसा है जो लोग रख रहे हैं अपने पास विभिन्न रूपों में, चाहे वो जमा के रूप में हो, कोई भी चीज के रूप में हो सकता है। ठीक है, मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक हैं,
देखो लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी, अब वो उसमें ये भी हो सकता है कि भाई लोग अपने पास पैसे रख रहे हैं, मान लो किसी के पास घर में 1000-2000 रुपए पड़े तो वो भी तुम्हारा मुद्रा आपूर्ति में आएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं, है ना। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो मेरे घर में मान लो 5000 रुपये पड़े, फिर मेरे खाते में जो मेरे पापा के खाते में मान लो 10,000 रुपये पड़े, तो टोटल 15,000 हो गया, है ना। ये सबको भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न रूपों में मापी जाती है। जैसे कि इसके लिए फिर अब इसने बताया है कि M1 M2 ये M3 M4 ये M, इन सब में इनको मापते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज होता है वो देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है, इसकी जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। कौन कर रखेगा, देखो बताया कि मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, ये सब कौन ध्यान रखता है, ये RBI ध्यान रखता है, ठीक है। ताकि मौद्रिक नीति का संचालन किया जा सके, ताकि ये पता चल सके कि मौद्रिक नीति का संचालन, पता रहेगा कि पैसा कहाँ है, तभी ना हम लोग भाई वो सही से लागू कर पाएगा, ठीक है। 1977 में पूंजी की आपूर्ति पर गठित दूसरे कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा यानी M नोट के अलावा M1 M2 M3 M4 को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है। मतलब ये जो है M2 M3 M4 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसको भी जो है जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलो हम लोग बात करते हैं क्या क्या है ना। देखो मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त अवधारणाओं में M1 मुद्रा पूर्ति की संकुचित तथा सबसे नेरो मापक है। देखो अब M1 क्या है, हम M1 पहले पढ़ लेते हैं कि M1 M2 है क्या, ठीक है। देखो M नोट क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं M नोट, आरक्षित मुद्रा मतलब संचलन में जो मुद्रा है, प्लस मतलब जो सर्कुलेट हो रही है, प्लस RBI के पास बैंकों की जमा, जैसे RBI के पास जो है बैंकों की जो जमा है, जमा मतलब ठीक है, प्लस RBI के पास अन्य जमा, ठीक है। RBI लिख देंगे, RBI प्लस अन्य जमा AJ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया M नोट, ठीक है। अब देखो M1 किसे बोलेंगे, संकीर्ण मुद्रा बोले। देखो M1 के बट्टे में संकीर्ण मुद्रा लिखा है, उसके बट्टे में आरक्षित मुद्रा लिखा है। देखो M1 क्या होगा, जनता के पास कितनी मुद्रा है, ठीक है। तो जनता के पास मुद्रा ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में जनता लिख देंगे, प्लस अब ये देखो बैंकिंग प्रणाली के पास जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या नाम है, बैंकिंग, और उसके पास लिखेंगे मांग जमा MJ और बैंकिंग, यहाँ ब्रैकेट में बैंकिंग कर देंगे, प्लस RBI के पास, यहाँ RBI है ना, बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाएं और RBI के पास अन्य जमा राशियां, ठीक है। हो गया M1 क्या हुआ, क्लियर हुआ। देखो M1 क्या हो गया कि भाई जो जनता के पास जो है मुद्रा है, जनता के पास जो मुद्रा कौन सी, जनता के पास जो है, ठीक है, प्लस मांग जमाएं MJ, फिर से किसकी, बैंक के पास जो है, प्लस RBI के पास अन्य जमाएं कितनी राशि, ठीक है, RBI अन्य जमा, ये हो गया M1, ठीक है। इस तरह से तुम बना सकते हो सबका, ठीक है। M2 देख लो, M1 में जो है डाकघर की बचत जोड़ दो, डाकघर में बचत जोड़ दो, डाकघर में बचत, ठीक है, जमा जो भी लिखना चाह लो। फिर M2 क्या हो जाएगा, ये व्यापक मुद्रा है, ध्यान रखना, M2 व्यापक मुद्रा है, M3 व्यापक मुद्रा है। M1 में बैंकिंग प्रणाली के पास समय यानी पास समय जमा राशियाँ, ठीक है, मियादी टाइम डिपॉजिट समय जमा राशियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें अलग लिखना पड़ेगा कि बैंकिंग प्रणाली के पास, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा राशियाँ SGR, ठीक है, ठीक है। M1 जो है M1 को M1 प्लस में डाल दो, M1 जो हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, M1 तो मैं पहले बता चुका, M2 क्या हो जाएगा, M2 जो है वो डाक वाला है ना, M2 वाले में डाक जुड़ जाता है साथ में, ठीक है। और M4 क्या होता है, M4 तक देख लो, M4 जो होता है डाकघर के पास सभी जमा राशियां राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, इसमें डाकघर वाला भी फिर से इंक्लूड आ जाएगा ना M3 में अगर तुम M3 में जो है
डाक घरों के पास सभी जमा राशियाँ, वो बचत जमा राशियाँ हैं, डाक घरों के पास सभी जमा राशियों को इंक्लूड किया जाता है M3 में। ठीक है, ठीक है, तो M4 बन जाएगा। तो इसने ये बोला है कि मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त, मुद्रा पूर्ति है तो उपयुक्त सभी अवधारणाओं में M1 जो होता है ना, वो मुद्रा पूर्ति के सबसे संकुचित, थोड़ा बहुत देखो बेसिक नॉलेज रखो, ऐसा नहीं है M1 जो है सबसे संकुचित है, M1 सबसे छोटा है ऐसे मान लो। ठीक है, M1 जो है वो सबसे संकुचित है, सबसे नेरो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, पहला है इसलिए सबसे छोटा है। फिर देखो फिर क्या सबसे बड़ा M1 M4 होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, फिर सबसे बड़ा, हाँ हिसाब से तो M3 को M1 को सबसे छोटा बता रहा है। M1 देखो है कैसे, M1 M0 M1 M2 M3 M4, तो हिसाब से तो सबसे छोटा इसको होना चाहिए, सबसे बड़ा इसको होना चाहिए, पर नहीं ये नहीं है, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, ऐसे याद रखो। ठीक है, मतलब सबसे संकुचित जो है वो M1 है और सबसे ब्रॉड जो उसकी अवधारणा वाली है वो M0 है, M3। ठीक है, देखो मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त सभी अवधारणाओं में M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित यानी नेरो है, सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भी यही है भाई। M1 पहला रैंक लेके आ रहा है, मतलब पहली रैंक लेके आ रहा है, पर सोच इसका नेरो है थोड़ा सा। ठीक है, रैंक इसका जो है रैंक पहला है पर सोच रैंक, पर सबसे महत्वपूर्ण भी तो यही हुआ ना, इसके पास सबसे ज्यादा नोट्स होंगे, सबसे ज्यादा पढ़ता होगा। तो M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक ब्रॉड है ना, ब्रॉड मापक है। M1 सबसे तरल और M4 सबसे कम तरल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जो है M1 जो है रैंक ज्यादा है ना, तो उसके पास स्कॉलरशिप ज्यादा है, तो M1 के पास सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप है, M2 के पास उसके कम स्कॉलरशिप है, M3 और कम रैंक का है। जैसे मान लो पहली रैंक है उसको 4500 ऐसे करके होता है ना, मेरे कॉलेज में हो जाता 4500, फिर 3000, फिर इसको 2000 है ना, फिर M4 को 1000, ऐसे ऐसे करके याद कर लो, है ना। M4 तो सबसे अधिक तरलता किसके पास होगी? इसके पास। हालांकि ये नेरो है, मतलब संकुचित मापक है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, और सबसे तरल भी ये है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे तरल और सबसे संकुचित भी तीनों ही है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखो भारत में मुद्रा गुणक यानी मल्टीप्लायर को व्यापक मुद्रा यानी M3 और आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में मापते हैं। यानी मुद्रा गुणक यानी K क्या होगा? मुद्रा गुणक यानी MG, यानी इसको ब्रैकेट में K लिख देता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लायर जो इसको बोलते हैं M0 बटे M3 बटे M0। अब बोला कि M0 बोला कि मेरे को कुछ मतलब ये दिया ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, है ना। बोला कि मेरे को क्या, मैं क्या बोलूँ, तो क्या होगा? व्यापक मुद्रा हो गया M3 बटे ये M0 क्या हो गया? आरक्षित मुद्रा। ठीक है, वामो आमू, ये ध्यान रखना, वामो आमू याद रहेगा। चलो ठीक है, देखो मुद्रा की आपूर्ति पर गठित, ये कभी कोई पूछ लेता। देखो मुद्रा की आपूर्ति पर गठित डॉक्टर वाई वी रेड्डी, हम क्यों रेड्डी रहे? बोले मुद्रा की आपूर्ति पर गठित वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता वाली कार्य समूह द्वारा 1998 में दी गई रिपोर्ट की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब नए मौद्रिक अवयव का प्रकाशन शुरू कर दिया गया है। इस कार्य समूह में चार मौद्रिक अवयव के संकलन की सिफारिश की गई है। M1 यानी मौद्रिक आधार, M1 यानी M0 यानी मौद्रिक आधार, यानी जो जिसको बोलते क्या बोलते हैं? आरक्षित मुद्रा, है ना, या फिर संकुचित मुद्रा M2 एंड M3 जिसको व्यापक बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको। क्या बोला कि इसने चार मौद्रिक अवयवों के संकलन की बात कही है। किसके? 4 मौद्रिक अवयवों के संकलन की सिफारिश की है। कौन कौन सा? देखो पहले से स्टार्ट कर दो, M0 M1 M2 M3, बोलो कि यहाँ तक संकलन करो इसका। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 नकदी अवयवों का, ये देखो 3 नकदी है, जो है नकदी जो हमेशा आदमी क्या लोड़े लगा देती है, लोगों ने दिया हुआ। ठीक है, के संकलन, मतलब इसका भी संकलन की सिफारिश का भी कार्य समूह द्वारा किया गया है ना। साथ में नकदी अवयवों का भी है ना,
नकदी अवयवों का, तीन जो है, तीन इसमें, ये तो चार हो गया, तो ये इसने इसको बोल दिया तीन, ठीक है, सात दे दिया टोटल के संकलन की सिफारिश का कार्य भी समूह द्वारा किया गया। मतलब सब बोले कि तीन इस दिन करो, चार उस दिन करो, सातों दिन काम करते रहो, है ना, खाली नहीं बैठना है। इसके साथ ही नई मौद्रिक में तरलता अवयवों मतलब तथा तरलता अवयवों जैसे कि NM, नमस्ते 1, नमस्ते 2, नमस्ते लंदन, है ना, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन 1, नमस्ते लंदन 2, नमस्ते लंदन 3, इन सब के भी संकलन की भी शुरुआत की गई, है ना। अब पूछ लेगा नमस्ते लंदन 1 वाई वी आर रेडी, भाई तो नमस्ते लंदन 1 होगा तो लंदन जाना है, नमस्ते लंदन 1, ठीक है। ऐसे याद करो, देखो नमस्ते NMOL है, नमस्ते लंदन 1 ऐसे बोला था। नमस्ते लंदन 1 मतलब उसको क्या होगा, वाई वी रेडी, हम भी रेडी होंगे, वाई वी आर नॉट रेडी, वाई वी आर नॉट रेडी। तो ये वाई वी आर रेडी की अध्यक्षता में किया गया था मुद्रा आपूर्ति को लेकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत में विविध प्रकार की मौद्रिक एवं चल नीतियों का संकलन किया जाता है, हम पहले बता दिए, ठीक है, पहले इसका बता दिया था तुमको कि भारत में विविध प्रकार की मौद्रिक नीतियों का बताया, M0, M1, M2, M3, M4, अब NM1, NM2, NM3, ठीक है। अब ये चुतियापा भी एक्स्ट्रा किया जाता है, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो है परेशान कर देगा और कुछ नहीं, ठीक। देखो अब NCERT में इसने लिखा है कि NCERT जो है उसने M1 व M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा तथा M3 को और M4 को, मतलब M1 और M2 को दोनों को इसने बोला कि ये दोनों संकुचित मुद्रा है, ये दोनों चूतिया है। होता है ना भाई, जो टॉपर होते हैं वो क्या थोड़ा नैरो माइंडेड होते हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं ना इस तरह से। तो ये संकुचित मुद्रा है और बोलते हैं कि जो M3 और M4 जो है वो व्यापक मुद्रा है, ठीक है। बोले ठीक है भाई, इतना बोल रहे हो तो मान लेते हैं, चलो व्यापक मुद्रा मान लेते हैं। M3 मुद्रा माप की सबसे साधारण है, ये बोला कि तीसरे नंबर पर जो है, तीसरे को व्यापक बोला था ना कि M3 जो है बहुत, M3 मुद्रा माप की सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी क्या बोलते हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। तो ये टोटल जो था ना, ये है इसके बारे में क्या बोलते हैं कि जो मुद्रा आपूर्ति है और उसके बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, भारत में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में क्या बात करेंगे, और जो नए नॉन बैंकिंग स्ट्रक्चर भी है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।